हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक बच्चों। देखिए, हम लोगों ने सप्लाई अंडर जीएसटी चैप्टर अपना पूरा कंप्लीट कर लिया। जितना भी आपके स्टडी मेट मॉड्यूल में दिया हुआ है उसका एक एक टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा। जो भी नए सर्कुलर्स आए हुए हैं वो सभी सर्कुलर्स हम लोगों ने पूरे कंप्लीट कर लिए। अब इस क्लास के अंदर हम सप्लाई अंडर जीएसटी चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनकी हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि एक बार रिवीजन हो जाएगा। और मैं इतनी उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये जो क्वेश्चंस की क्लास आप देख रहे हो उससे पहले सप्लाई अंडर जीएसटी चैप्टर को आप बहुत अच्छे से रिवाइज कर चुके हो। चलिए, सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है देखते हैं। ये बोलता है रुद्राक्ष कपूर। रुद्राक्ष कपूर एक पर्सन है जो कि रुद्राक्ष पब्लिशिंग हाउस के ओनर हैं, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में। उन्होंने डोनेट करा, उन्होंने चैरिटी करी, डोनेटेड सम मनी, उन्होंने कुछ पैसा डोनेट किया दिव्य प्रकाश चैरिटेबल ट्रस्ट इन द मेमोरी ऑफ हिज लेट फादर। मतलब रुद्राक्ष कपूर जो कि रुद्राक्ष पब्लिशिंग हाउस के ओनर हैं, उन्होंने दिव्य प्रकाश नाम के चैरिटेबल ट्रस्ट को कुछ पैसे डोनेट करे क्योंकि उनके पिताजी की डेथ हो गई थी तो उनकी याद में डोनेट करे। दिव्य प्रकाश चैरिटेबल ट्रस्ट कंस्ट्रक्टेड अ रूम इन द स्कूल रन, और उसके थ्रू, क्योंकि वो पैसा आया दिव्य प्रकाश चैरिटेबल ट्रस्ट के पास में, तो उस पैसे से उन्होंने एक स्कूल के अंदर कमरा बनवा दिया। और उस स्कूल के अंदर जो कमरा बनाया गया था डोनेटेड अमाउंट से, ग्रेटिट्यूड के नेचर में चैरिटेबल ट्रस्ट ने लिख दिया, डोनेटेड बाय रुद्राक्ष कपूर इन द मेमोरी ऑफ हिज फादर। रूम के दरवाजे पर यह बात लिख दी गई। एग्जामिन वेदर द मनी डोनेटेड बाय रुद्राक्ष कपूर इज लेविएबल टू जीएसटी और नॉट। देखिए दोस्तों, हम लोगों ने एक बात पढ़ी थी। हम लोगों ने यह पढ़ा था कि अगर चैरिटी या डोनेशन दिया गया है तो उसे सप्लाई नहीं माना जाएगा और उस पर जीएसटी नहीं लगेगी। लेकिन अगर तीन कंडीशन फुलफिल हो जाती हैं तो, अगर तीन कंडीशन फुलफिल हो जाती हैं, सिर्फ उसी केस में जो अमाउंट या जो भी चीज चैरिटी करी गई है उसे सप्लाई नहीं माना जाएगा। और वो कौन सी तीन कंडीशंस हैं? वो तीन कंडीशन है। सबसे पहली बात तो, जो चैरिटी या जो डोनेशन दिया गया है वो एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, रिकॉग्नाइज्ड चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाना चाहिए। तो हमारे वाले केस में तो रिकॉग्नाइज्ड चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया है जो कि है दिव्य प्रकाश चैरिटेबल ट्रस्ट। तो ये वाली कंडीशन तो यहां पर फुलफिल हो गई। दूसरी कंडीशन, ये जो चैरिटी दी गई है, ये जो भी अमाउंट डोनेट किया गया है, ये गिफ्ट के नेचर में या डोनेशन के नेचर में, चैरिटी के गिफ्ट के नेचर में होना चाहिए। ये भी हमारी कंडीशन यहां पर फुलफिल हो जाती है। और तीसरी कंडीशन जो है दोस्तों वो ये है कि इसके बदले में जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है वो आपकी मार्केटिंग या एडवर्टाइजमेंट नहीं करेगा। क्योंकि अगर वो आपकी मार्केटिंग या एडवर्टाइजमेंट कर रहा है तो माना जाएगा कि उसने आपको एडवर्टाइजमेंट की सर्विसेज दी जिसके बदले में आपने वो चैरिटी करी थी। तो वो एक्चुअली में चैरिटी नहीं है, आपने एडवर्टाइजमेंट की सर्विस ली और उसके बदले में आपने कंसीडरेशन पे किया। हमारे केस में तीनों ही कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, क्योंकि चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन दिव्य प्रकाश को दी गई है, वो पैसा डोनेट किया गया है। दूसरा, गिफ्ट के नेचर में डोनेट किया गया है। और तीसरा, उससे कोई भी कमर्शियल गेन नहीं हो रहा है, कोई भी मार्केटिंग या एडवर्टाइजमेंट नहीं हो रहा है। तो हम कह सकते हैं फर्स्ट वाला जो हमारा केस है, हम ये कह सकते हैं इस वाले केस में जो ये चैरिटी दी गई है वो नॉट सप्लाई, वो सप्लाई की डेफिनेशन में फॉल नहीं होता, इसलिए उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन दोस्तों, एक और केस दिया गया है, सेम केस स्टडी है, सेम स्टोरी है, पर उसके ऊपर एक केस दिया गया है कि सपोज दिव्य प्रकाश चैरिटेबल ट्रस्ट ने जो रूम बनवाया था उस रूम के दरवाजे पर अगर ये लिखा होता, क्या लिखा होता? डोनेटेड बाय रुद्राक्ष पब्लिशिंग हाउस गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, अगर ये लिखा होता कि इसको रुद्राक्ष पब्लिशिंग हाउस ने डोनेट किया है, तो यहां पर उस रुद्राक्ष जो कपूर है उसका नाम नहीं लिया गया बल्कि उसकी
ऑर्गेनाइजेशन, उसकी फर्म का नाम लिखा गया है, मतलब एक तरह से यहां पर उसके फर्म की, उसके पब्लिशिंग हाउस की मार्केटिंग हो रही है। मतलब जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको कमर्शियल गेन दे रहा है, आपकी मार्केटिंग, आपको एडवर्टाइजमेंट की सर्विस दे रहा है। इस वाले केस में इसे सप्लाई माना जाता और जीएसटी इसके ऊपर एप्लीकेबल होता, क्योंकि हमारी ये थर्ड वाली कंडीशन इसमें फुलफिल नहीं होती। तो ये बात देखो आंसर के अंदर मैंने यहां पर लिखी भी हुई है दोस्तों। ए वाले केस में देखेंगे तो ए वाले केस में जीएसटी नहीं लगेगा क्योंकि ये सप्लाई नहीं है, लेकिन बी वाले केस में ये सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा और इसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। स्टूडेंट बोलता है सर यहां तक की बात मेरे को बहुत अच्छे से समझ में आ गई, यहां तक सर मेरे को किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सर हम चल सकते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। ये बोल रहा है सुदामा एसोसिएट्स एक रजिस्टर्ड सप्लायर है, उसने डिस्पोज करे कंप्यूटर्स ओन्ड बाय दी बिजनेस। तो सुदामा एसोसिएट्स के पास में कुछ कंप्यूटर्स थे, उसका बिजनेस है कंप्यूटर्स बेचने का, लेकिन वो कंप्यूटर उसने डिस्पोज ऑफ कर दिए विदाउट कंसीडरेशन, बिना कुछ पैसे लिए उसने डिस्पोज ऑफ कर दिया। इट हैज नॉट क्लेम्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन सच कंप्यूटर। उसने इन कंप्यूटर जो कि उसने परमानेंट डिस्पोजल कर दिया उनके ऊपर आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल नहीं किया था। एग्जामिन वेदर द डिस्पोजल ऑफ कंप्यूटर्स बाय सुदामा एसोसिएट्स क्वालिफाइज एज डीम्ड सप्लाई और नॉट। देखिए दोस्तों, हम लोगों ने एक बात पढ़ी थी, हम लोगों ने ये पढ़ा था कि शेड्यूल 1 के अंदर हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी कि अगर चाहे से विदाउट कंसीडरेशन, लेकिन अगर आप अपने असेट्स को परमानेंट डिस्पोज कर रहे हो, परमानेंटली डिस्पोजल कर रहे हो, तो भी उसको सप्लाई माना जाता है। नॉर्मली मैंने इसका एक आपको बेस्ट एग्जांपल भी दिया था दोस्तों। देखो मैंने इस बात का आपको यहां पर एक एग्जांपल भी दिया था। नॉर्मली सपोज करिए कि आज एक कंपनी है जो कि कंप्यूटर्स बेचती है और मेरी यहां पर एक फर्म है। मैं यहां से कंपनी से कंप्यूटर्स जब परचेज करता हूं तो उसके ऊपर मैं टैक्स मतलब जीएसटी पे कर देता हूं, मैं गवर्नमेंट को जीएसटी पे कर देता हूं। ठीक है, मैंने गवर्नमेंट को जीएसटी पे कर दिया, लेकिन फिर मैंने गवर्नमेंट से इसके ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर लिया। तो क्या बोलकर मैंने अपील किया, मैंने गवर्नमेंट से बोला कि सुनिए सर, मेरी जो फर्म है ना वो आगे कंप्यूटर किसी ग्राहक को बेचेगी, मान लो एक्स नाम के बंदे को बेचेगी, तब उस एक्स से मैं टैक्स लेकर आपको जमा करा दूंगा, मैं जीएसटी आपको तब जमा करा दूंगा। अभी जो मैंने आपको टैक्स पे किया था क्योंकि कंपनी से कंप्यूटर परचेज किए थे, मैंने उस पे जो जीएसटी दिया था आप वो उस वापस कर दो, मुझे आईटीसी दे दो, वो टैक्स का अमाउंट वापस दे दो। गवर्नमेंट बोली मेरा लॉस हो जाएगा, भाई मेरे पास में टैक्स आया है तुम मेरे से वापस ले, बोला आपका लॉस नहीं होगा, मैं कंप्यूटर को जब बेचूंगा ना तो जिस ग्राहक को मैं बेचूंगा उस ग्राहक से मैं टैक्स का अमाउंट कलेक्ट करके आपको दे दूंगा। तो अंत में आई एट द एंड जीएसटी डिपार्टमेंट के, गवर्नमेंट के पास में टैक्स आ जाएगा। गवर्नमेंट बोली ठीक है मैं तुमको आईटीसी दे देता हूं। तो यहां पर शेड्यूल 1 एक बात बोलता है। अब एक चीज सोचिए, अगर इस फर्म ने उस कंप्यूटर को आगे ग्राहक को नहीं बेचा बल्कि परमानेंट इसका डिस्पोजल कर दिया, चाहे से अपना धंधा बंद कर दिया, चाहे से उसमें आग लग गई, चाहे से वो चोरी हो गया, गवर्नमेंट क्या बोलेगी, बोलेगी यार तूने मेरे से आईटीसी ले लिया था और आगे ये बिका नहीं, तो अब मेरा तो गवर्नमेंट का तो लॉस हो गया ना, गवर्नमेंट के हाथ में टैक्स नहीं है, तेरे और कंपनी के बीच में ट्रांजैक्शन हुआ, तूने कंपनी से कंप्यूटर खरीदा, उसके ऊपर जो टैक्स तूने दिया वो वापस आईटीसी अवेल कर लिया। तूने बोला था जब इसको बेचेगा तब मेरे को आईटीसी, तब मेरे को टैक्स पे कर देगा, पर तूने तो परमानेंट डिस्पोज, आग लग गई, चोरी हो गई, कुछ भी हो गया, लेकिन गवर्नमेंट का तो लॉस हो गया ना। यहां पर शेड्यूल 1 एक बात बोलता है कि अगर किसी ने परमानेंट डिस्पोजल कर दिया अपने असेट को चाहे विदाउट कंसीडरेशन,
तो उसको सप्लाई मान लिया जाएगा, उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा अगर आईटीसी अवेल हो गया था। जीएसटी डिपार्टमेंट बोलेगा चाहे तेरी असेट में आग लग गई, चाहे वो चोरी हो गया, चाहे तूने बिजनेस बंद कर दिया, चाहे तूने वापस कर दिया, सुन भैया मेरे को टैक्स पे कर, क्योंकि तूने इस पे आईटीसी अवेल किया था। और अगर आईटीसी अवेल नहीं किया था, गवर्नमेंट बोलेगा कोई दिक्कत ही नहीं है, मेरे पास में तो ऑलरेडी टैक्स का अमाउंट पड़ा हुआ है, चाहे तू इसको बेच, चाहे तू इसको परमानेंट डिस्पोजल कर, चाहे बिजनेस बंद कर, मेरे पास तो मेरा टैक्स आ चुका है। तो बेसिकली शेड्यूल 1 ये बोलता है कि अगर कोई भी पर्सन अपनी असेट को परमानेंट डिस्पोजल करता है, चाहे विदाउट कंसीडरेशन करता है, तो भी उसको सप्लाई ऑफ गुड्स मान लिया जाएगा अगर उस पर आईटीसी उसने अवेल किया था, क्योंकि गवर्नमेंट बोलेगी मेरे को टैक्स पे करो, इसे सप्लाई मानो, क्योंकि तुमने आईटीसी के नाम पर मेरे से टैक्स वापस ले लिया। अगर आईटीसी अवेल नहीं किया, गवर्नमेंट बोलेगी टेंशन ही नहीं है, मेरे पास पहले से ही टैक्स पड़ा हुआ है। तो हमारे केस में क्वेश्चन साफ साफ बोल रहा है कि उसने आईटीसी क्लेम नहीं किया, नहीं किया तो ये सप्लाई नहीं है, ये सप्लाई नहीं है तो इस पर जीएसटी नहीं लगेगा। आ रही है मेरी बात यहां तक समझ में? और मेरे दोस्तों ये बात मैंने यहां पर देखिए लिखी हुई है, नॉट अ सप्लाई, तो जीएसटी उस पर नहीं लगेगा। सेकंड पॉइंट पर चलते हैं। यह बोल रहा है एक पृथ्वी एंटरप्राइजेज है, उसने अपॉइंट किया चंपक को। बड़े ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, बड़े ध्यान से पढ़िएगा इस क्वेश्चन को। एक पृथ्वी एंटरप्राइजेज है जिसने चंपक को अपॉइंट किया टू प्रोक्योर सर्टेन गुड्स फ्रॉम द मार्केट। तो बेसिकली हम ऐसा बोल सकते हैं, देखिए चलिए मैं यहां पर क्वेश्चन को ना एक बार आपको ऐसे समझा देता हूं, क्वेश्चन क्या बोलने रहे हैं। देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि एक पृथ्वी एंटरप्राइजेज नाम की कंपनी है, वो कुछ गुड्स बेचती है। तो उसने चंपक नाम के व्यक्ति को बुलाया और चंपक से बोला कि सुन मुझे ना कुछ गुड्स बेचने हैं, उसके लिए तू कोई यहां पर ग्राहक ढूंढ ले। तो चंपक ने एक सत्या एंटरप्राइजेज नाम का ग्राहक ढूंढ लिया। क्लियर है ये चीज? तो पृथ्वी एंटरप्राइजेज ने किससे बोला? चंपक से बोला। चंपक ने किसको ढूंढ लिया? सत्या एंटरप्राइजेज को ढूंढ लिया। अब सत्या एंटरप्राइजेज ने इस पृथ्वी एंटरप्राइजेज के जो भी गुड्स थे वो परचेज कर लिए। जो इनवॉइस बनी, जो इनवॉइस बनी, उस इनवॉइस किसने बनाई? पृथ्वी एंटरप्राइजेज ने ही बनाई और अपने ही नाम पर बनाई, अपने ही नाम पर बनाई। तो अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है क्या चंपक को पृथ्वी एंटरप्राइजेज का एजेंट माना जाएगा कि नहीं? इस ट्रांजैक्शन को एज सप्लाई मानकर जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा? आ रही है मेरी बात यहां तक समझ में? देखो क्वेश्चन में एक बार आपको पढ़ के बता देता हूं। पृथ्वी एंटरप्राइजेज ने चंपक को अपॉइंट किया था। चंपक ने बहुत सारे सप्लायर्स उन सबको देखा, ठीक है, जो पृथ्वी एंटरप्राइजेस को चाहिए थे, और उनमें से एक सत्या मैन्युफैक्चरर्स जो है वो उसको मिल गया। तो सत्या और पृथ्वी जो है उनके बीच में अब ट्रांजैक्शन हुआ और उसमें जो इनवॉइस बनाई गई वो डायरेक्टली पृथ्वी एंटरप्राइजेस ने अपने नाम की बना दी। देखो हम लोगों ने पढ़ा था दोस्तों, एजेंट और प्रिंसिपल कब माना जाता है? अगर अगर चंपक, ये जो इनवॉइस सत्या एंटरप्राइजेस को मिली, अगर चंपक अपने नाम पे इशू करता, अगर चंपक अपने नाम पर इशू करता तो फिर यह माना जाता कि चंपक जो है वो एजेंट है पृथ्वी एंटरप्राइजेस का। लेकिन यहां पर तो डायरेक्टली पृथ्वी एंटरप्राइजेस ने खुद ने ही इनवॉइस इशू कर दी, तो यहां पर चंपक को एजेंट नहीं माना जाएगा। क्लियर है दोस्तों? स्टूडेंट बोलता है सर यहां तक मेरे को क्वेश्चन समझ में आ गए, चलते हैं अपन लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। आइए दोस्तों, आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है मोक्ष भूमि इंडस्ट्रीज हैज इट्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। कोई मोक्ष भूमि इंडस्ट्रीज है जिसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है महाराष्ट्र स्टेट के अंदर।
इट स्टोर फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बाय इट एट अ डिपो लोकेटेड इन स्टेट ऑफ गुजरात। उसके खुद का एक डिपो है, सॉरी, उसके जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स होते हैं, फिनिश गुड्स होते हैं, वो उनको गुजरात के अंदर कोई डिपो है वहां पर स्टोर करवाता है। द डिपो इज ओन्ड बाय पुण्य भूमि लिमिटेड। अब वो डिपो कौन ओन करता है? पुण्य भूमि लिमिटेड ओन करता है, जो कि मोक्ष भूमि का रिलेटेड पर्सन है। तो बेसिकली यहां पर क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर हम क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। मानकर चलो कोई मोक्ष भूमि नाम की एक कंपनी है, और वो मोक्ष भूमि कंपनी कुछ गुड्स मैन्युफैक्चर करती है, और कहां पर सिचुएटेड है? वो सिचुएटेड है महाराष्ट्र के अंदर। महाराष्ट्र के अंदर वो जो अपने फिनिश गुड्स हैं, उन फिनिश गुड्स को एक डिपो के अंदर स्टोर करवाती है। डिपो के अंदर स्टोर करवाती है। वो जो डिपो है वो कौन से स्टेट में है? गुजरात में। अच्छा, उस डिपो का ओनर कौन है? पुण्य भूमि लिमिटेड नाम से कोई ओनर है। क्लियर है ये चीज? अब ये जो पुण्य भूमि है, ये इस मोक्ष भूमि का रिलेटेड पर्सन है। तो मोक्ष भूमि ने बोला कि यार मेरे गुड्स मैन्युफैक्चर हो गए, इन्हें यहाँ इस डिपो के अंदर स्टोर कर लो। पुण्य भूमि बोला तू तो यार मेरा रिलेटेड पर्सन है, मैं तेरे से कोई भी कंसीडरेशन नहीं लूंगा, मैं तेरे से कोई भी पैसा नहीं लूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट तू मेरे डिपो में अपने गुड्स को स्टोर कर ले। सवाल ये आता है, क्योंकि यहां पर कंसीडरेशन नहीं लिया जा रहा है, क्या इसे सप्लाई माना जाएगा? क्या इसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा? क्वेश्चन ये पूछ रहा है। देखिए दोस्तों, हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी, आपको याद होगा, शेड्यूल 1 के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि चाहे से ट्रांजैक्शन में कंसीडरेशन नहीं है तो भी उसे सप्लाई मान लिया जाएगा। कब? अगर रिलेटेड पर्सन के बीच में, अगर रिलेटेड पर्सन के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है, चाहे से विदाउट कंसीडरेशन हो रहा है। यहां पर मोक्ष भूमि और पुण्य भूमि दोनों रिलेटेड पर्सन है। क्वेश्चन में यह बात क्लियरली लिखी हुई है, रिलेटेड पर्सन है। तो चाहे से उनके बीच में कंसीडरेशन नहीं है, तब भी इसको सप्लाई माना जाएगा और इसको जीएसटी लगाया जाएगा, क्योंकि रिलेटेड पर्सन के बीच में ये ट्रांजैक्शन हो रहा है। स्टूडेंट बोलता है सर मेरे को यहां तक की बात समझ में आ गई, क्वेश्चन समझ में आ गया, आंसर समझ में आ गया, टेंशन लेने का लाइफ में है ही नहीं सर मेरे को। चलो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आइए दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अब आ जाता है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा आखिर ये किस बारे में बात करता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या बोलता है दोस्तों, ये बोल रहा है मिस्टर राजेश सुराना हैज अ प्रोप्राइटरशिप फर्म इन द नेम ऑफ सुराना एंड सन्स इन जयपुर। एक राजेश सुराना नाम के आदमी है जिनका जयपुर राजस्थान में फर्म है, सुराना एंड सन्स। फर्म जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है, टैक्सेबल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है। फर्म टैक्सेबल कंसल्टेंसी सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। तो ये जो राजेश सुराना जी हैं, देखिए हम यहां पर एक बार इस क्वेश्चन को अगर बनाएं, ये जो राजेश सुराना हैं, इनकी जो फर्म है वो टैक्सेबल गुड्स भी मैन्युफैक्चर करती है और टैक्सेबल कंसल्टेंसी सर्विसेज भी देती है, कंसल्टेंसी सर्विस। और ये जीएसटी में रजिस्टर्ड है राजस्थान में। ठीक है जी। आगे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ये जो राजेश सुराना है, इनके एक ब्रदर हैं जिनका नाम है मिस्टर अखिलेश सुराना, जो कि यूएसए में लोकेटेड हैं। और वो अखिलेश सुराना भी सिमिलर टाइप के गुड्स मैन्युफैक्चर करते हैं यूएसए के अंदर। तो अब इनके ब्रदर हैं अखिलेश सुराना, वो यूएसए में है और वो सेटल्ड हैं। कैसे पता लगा हमें कि वो यूएसए में अच्छी खासी तरीके से सेटल्ड है? क्योंकि वो भी सेम तरीके के गुड्स मैन्युफैक्चर करते हैं।
अब अखिलेश सुराना ने राजेश सुराना से कुछ कंसल्टेंसी की फर्म से कुछ कंसल्टेंसी सर्विस ली, और ऑब्वियस बात है भाई से जब सर्विस ली जा रही है तो विदाउट कंसीडरेशन ही है वो सर्विस, विदाउट कंसीडरेशन। तो अब सवाल ये पूछ रहा है, क्योंकि ये रिलेटेड पर्सन है आपस में और इनके बीच में सर्विस की सप्लाई हुई है, क्या उसे सप्लाई माना जाएगा और क्या उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा, क्योंकि विदाउट कंसीडरेशन है। देखिए दोस्तों, हम लोगों ने शेड्यूल 1 पढ़ा था और हम लोगों ने शेड्यूल 1 के अंदर यह बोला था कि अगर रिलेटेड पर्सन के बीच में ट्रांजैक्शन होता है, अगर रिलेटेड पर्सन के बीच में दोस्तों ट्रांजैक्शन होता है, तो फिर उसको, चाहे विदाउट कंसीडरेशन होता है, तो फिर उसको सप्लाई में कंसीडर किया जाता है। तो अगर रिलेटेड पर्सन के बीच में कोई ट्रांजैक्शन होता है, चाहे विदाउट कंसीडरेशन होता है, शेड्यूल 1 बोलता है, तब भी उसको सप्लाई माना जाएगा। लेकिन 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 बात यह है कि रिलेटेड पर्सन मतलब फैमिली की डेफिनेशन में आता कौन है? हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर कोई ब्रदर है या कोई सिस्टर है, तो उसको फैमिली तब माना जाएगा, रिलेटेड पर्सन तब माना जाएगा जब वो फुल्ली डिपेंडेंट है। क्या यहां पर अखिलेश सुराना राजेश सुराना के ऊपर डिपेंडेंट है? जी नहीं, वो अच्छी तरीके से सेटल्ड हैं, क्योंकि यूएसए में उनका बिजनेस चल रहा है, वो भी सेम टाइप के गुड्स मैन्युफैक्चर करते हैं। तो क्योंकि वो डिपेंडेंट नहीं है, तो वो फैमिली की डेफिनेशन में, रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन में फॉल नहीं होते हैं। हेंस उनके ऊपर शेड्यूल 1 एप्लीकेबल नहीं होता है, इसलिए इसको सप्लाई नहीं माना जाएगा। अगर अखिलेश सुराना डिपेंडेंट होते राजेश सुराना के ऊपर, तो इसको सप्लाई माना जाता, चाहे कंसीडरेशन नहीं है, क्योंकि वो फुल्ली डिपेंडेंट होते, तो वो फैमिली की डेफिनेशन में, रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन में फॉल हो जाते। लेकिन यहां पर वो खुद से इंडिपेंडेंट है, इसलिए वो फैमिली की डेफिनेशन में नहीं आते और इस ट्रांजैक्शन को सप्लाई नहीं माना जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन किस बारे में बात करता है, बड़े ध्यान से देखिएगा। ये बोल रहा है, सुलेखा मैन्युफैक्चरर्स हैव अ फैक्ट्री इन दिल्ली। सुलेखा मैन्युफैक्चरर की दिल्ली के अंदर एक फैक्ट्री है और मुंबई के अंदर उसका डिपो है। बोथ दीज एस्टेब्लिशमेंट्स आर रजिस्टर्ड इन रेस्पेक्टिव स्टेट्स। मतलब बेसिकली ये बोल रहा है, कि ये जो सुलेखा मैन्युफैक्चरर्स है, इसकी दिल्ली में फैक्ट्री है और मुंबई के अंदर इसका डिपो है, और दोनों अपने अपने स्टेट में जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ सर? ये डिस्टिंक्ट पर्सन हो गए। पढ़ा था ना हमने कि अगर एक पर्सन एक से ज्यादा स्टेट में रजिस्टर्ड है, तो सेम पेन के अंदर रजिस्टर्ड होगा, उसे डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाता है। अब ये जो दिल्ली के अंदर फैक्ट्री है, इससे जो फिनिश गुड्स बनाए जाते हैं वो मुंबई के डिपो में स्टोर किए जाते हैं विदाउट एनी कंसीडरेशन। ठीक है, दिल्ली में गुड्स मैन्युफैक्चर होते हैं और यहां पर उनको स्टोर किया जाता है विदाउट एनी कंसीडरेशन। क्या इसे सप्लाई माना जाएगा? बिल्कुल। शेड्यूल 1 ये बोलता है कि अगर डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है इवन विदाउट कंसीडरेशन, तो उसको सप्लाई माना जाता है, जीएसटी एप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो उसे सप्लाई माना जाएगा, जीएसटी एप्लीकेबल होगा। चलते हैं बी पार्ट के ऊपर। ये क्या बोल रहा है, बड़े ध्यान से पढ़िएगा। ये बोल रहा है, रमन जो है वो चेन्नई के अंदर एक आर्किटेक्ट है और रमन का भाई है जो कि लंदन के अंदर अच्छी तरीके से सेटल्ड है, बहुत बढ़िया तरीके से सेटल्ड है। रमन जो है वो आर्किटेक्ट है, लेकिन रमन का भाई जो लंदन के अंदर सेटल्ड है वो एक लॉयर है। तो रमन ने एक दिन क्या किया, उसका कुछ फैमिली डिस्प्यूट था, उसके लिए अपने भाई से जो लंदन में है उससे सर्विसेज ली। उससे क्या ली? सर्विसेज ली, विदाउट कंसीडरेशन सर्विसेज ली, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपको यह बताना है कि क्या ये सप्लाई माना जाएगा, नहीं माना जाएगा।
क्योंकि वैसे तो रिलेटेड पर्सन्स के बीच में अगर सप्लाई कोई भी ट्रांजैक्शन होता है विदाउट कंसीडरेशन तो उसे सप्लाई माना जाता है, लेकिन रिलेटेड पर्सन किसको माना जाता है? जो फुल्ली डिपेंडेंट है। यहां पर तो रमन खुद आर्किटेक्ट है और जो उसका भाई है वो लॉयर है, दोनों अपने आप में डिपेंडेंट हैं, कोई भी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं है, दोनों इंडिपेंडेंट हैं। तो ये फैमिली की डेफिनेशन में आते ही नहीं है, रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन में आते ही नहीं है। तो इस केस में वो रिलेटेड पर्सन नहीं है, सप्लाई नहीं माना जाएगा, जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। स्टूडेंट बोलता है सर यहां तक की कहानी मेरे को समझ में आ गई, यहां तक मेरे को किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य नाम का एक आर्टिस्ट है जो कि पेंटिंग्स, कंटेम्परेरी पेंटिंग्स जो है वो बनाता है। वो कोलकाता के अंदर जीएसटी में रजिस्टर्ड है। चंद्रगुप्त मौर्य ने ध्रुव नाम के बंदे को अपॉइंट किया और बोला कि सुनो मैं पेंटिंग बनाता हूं, एक काम करो महाराष्ट्र में तुम एक ऑक्शन, एक नीलामी लगाओ मेरे बिहाफ पर और वहां मेरी पेंटिंग्स को लगाओ ताकि लोग आएं और खरीदें। ध्रुव ने चंद्रगुप्त मौर्य के नाम पर कहने पर ऐसा किया। उसने एक ऑक्शन लगाई, वहां पर बहुत सारे बिडर्स बोली लगाने के लिए, बिड लगाने के लिए आए और उनमें से जो हाईएस्ट बिड थी वो एक्सेप्ट हो गई और उसको एक पेंटिंग बेच दी गई। तो बेसिकली ये है चंद्रगुप्त मौर्य। उस और एक है यहां पर ये ध्रुव, और कोई बायर है, बायर को पेंटिंग बेच दी। अब बायर को जब पेंटिंग बिकी तो ध्रुव ने अपने नाम पर इनवॉइस जनरेट करी, अपने नाम पर। आपको बताना है क्या ध्रुव चंद्रगुप्त मौर्य का एजेंट माना जाएगा? बिल्कुल माना जाएगा। हमने पढ़ा था अगर एजेंट के नाम पर इनवॉइस है, मतलब जो बंदा काम कर रहा है उसके नाम पे इनवॉइस है, तो प्रिंसिपल एजेंट की रिलेशनशिप आती है, सप्लाई माना जाता है, जीएसटी एप्लीकेबल होता है। क्लियर है? तो ध्रुव को एजेंट माना जाएगा। स्टूडेंट बोलता है सर अपन को यहां तक की बात समझ में आती है, टेंशन लेने का लाइफ में है ही नहीं सर। चलते हैं आगे। अंगद प्राइवेट लिमिटेड इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल। मतलब जो कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग बिल्डिंग बनाने का मटेरियल है उसके बिजनेस में यह काम करता है। As an incentive, Angad Private Limited pays an amount of rupees 75,000 to its employees upon achieving a specified sales target. तो ये जो अंगद प्राइवेट लिमिटेड है इसने अपने एम्प्लॉइज को 75,000 रुपए का इंसेंटिव दिया, क्योंकि अंगद प्राइवेट लिमिटेड ने बोला था कि अगर तुम लोग बढ़िया से काम करोगे और इस साल इतनी सेल करके दिखाओगे तो तुम्हें इन सैलरी के अलावा कुछ एक्स्ट्रा बोनस इंसेंटिव दिया जाएगा। तो 75,000 का इंसेंटिव दिया गया। वो इंसेंटिव एम्प्लॉइज का पार्ट ऑफ दी सैलरी ही माना जा रहा है। तो आपको ये बताना है क्या ये सप्लाई माना जाएगा। दोस्तों हम लोगों ने शेड्यूल 3 के अंदर पढ़ा था कि अगर एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर को एम्प्लॉयमेंट सर्विस देता है और एम्प्लॉयर एम्प्लॉयमेंट सर्विस के ब्याह पर पेमेंट करता है तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की जो बेसिक रिलेशनशिप है उसको सप्लाई नहीं माना जाता, जीएसटी नहीं लगता। ये जो 75,000 का अंगद प्राइवेट लिमिटेड ने इंसेंटिव दिया है ये कोई गिफ्ट नहीं दिया, कोई डोनेशन नहीं दिया, नहीं, बल्कि ये पार्ट ऑफ सैलरी दिया है, मतलब एम्प्लॉयमेंट सर्विस के अंदर ही दिया है। तो इसे सप्लाई नहीं माना जाएगा, नॉट बी कंसीडर्ड एज सप्लाई, जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। स्टूडेंट बोलता है अपन को बात समझ में आ गई सर, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। आपको एक बात अभी तक दोस्तों फील हो गई होगी, सच्ची सच्ची बताना, झूठ मत बोलना। आपको एक बात फील हो गई होगी कि सर अगर हमने चैप्टर बढ़िया से पढ़ा है, अगर हमारे सभी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, तो क्वेश्चंस का आंसर देना हमारे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बड़ी ही आसान सी बात है। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, कृष्णदेव इंडिया के अंदर एक ट्रेडर है। रामकृष्ण भाई है कृष्णदेव का जो कि चाइना के अंदर रहता है और वो भी गुड्स की ट्रेडिंग करता है। मतलब दो भाई हैं, एक इंडिया में रहता है कृष्णदेव, एक चाइना में रहता है रामकृष्ण, और दोनों इंडिया में और चाइना में गुड्स की ट्रेडिंग करते हैं। क्लियर ये चीज? कृष्णदेव प्लेसेस एन ऑर्डर विद रामकृष्ण फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ सर्टेन गुड्स फ्रॉम लोकल मार्केट इन चाइना। कृष्णदेव ने रामकृष्ण से बोला, बोला राम भैया तुम तो रहते हो चाइना में, तुम एक काम करो चाइना के लोकल मार्केट से ये गुड्स परचेज करो और भेज दो। ठीक है जी।
बिफोर द शिपमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम चाइना टू इंडिया। अब रामकृष्ण ने वो गुड्स चाइना में परचेज कर लिए, लेकिन वो गुड्स को इंडिया में भेजता उसी से पहले कृष्णदेव ने क्या किया, उन गुड्स को क्रिस्टियनों को बेच दिया जो कि ब्राजील में रहता है। तो बेसिकली क्वेश्चन आप यहां पर इस तरीके से समझ सकते हैं। एक है कृष्णदेव, ये रहता है इंडिया में। एक है रामकृष्ण, ये रहता है चाइना में। इसने इसको ऑर्डर दिया, बोला गुड्स परचेज कर लो। इसने परचेज कर लिए, लेकिन ये भेजता उससे पहले इसने गुड्स को बेच दिया। मतलब गुड्स अभी इंडिया में आई नहीं, चाइना से निकले भी नहीं। किसको बेच दिया? एक क्रिस्टिनो नाम के बंदे को जो ब्राजील में रहता है। तो अब बात क्या हुई? बात यह हुई कि वो गुड्स जो रामकृष्ण ने परचेज किए कृष्ण देव के कहने पर, वो डायरेक्टली चाइना से ब्राजील जाएंगे। क्योंकि पहले रामकृष्ण कृष्णदेव को इंडिया में भेजता, फिर वो यहां से ब्राजील भेजता। उसने बोला तुम डायरेक्टली चाइना से ब्राजील भेज दो। सवाल यह है क्या इसे सप्लाई मानकर इसके ऊपर जीएसटी लगेगा? हम लोगों ने पढ़ा था सप्लाई के लिए कुछ पैरामीटर्स जरूरी हैं, जिसमें से एक पैरामीटर है कि जो गुड्स या सर्विसेज दी जा रही हैं वो टैक्सेबल टेरिटरी से दी जानी चाहिए, टैक्सेबल टेरिटरी के अंदर दी जानी चाहिए। मतलब फ्रॉम इंडिया टू इंडिया, क्योंकि जीएसटी किसके ऊपर एप्लीकेबल है? इंडिया के ऊपर एप्लीकेबल है। तो इंडिया के ही एक हिस्से से इंडिया के ही दूसरे हिस्से में दी जानी चाहिए बेसिकली। तो आ रही है मेरी बात यहां तक समझ में? आप अगर देखोगे तो ये जो गुड्स हैं वो चाइना से ब्राजील आए, इंडिया में तो वो गुड्स एंटर ही नहीं हुए। तो जब इंडिया में गुड्स एंटर ही नहीं हुए तो जीएसटी एप्लीकेबिलिटी की कोई बात ही नहीं आ जाती बाबू। नॉट लेविएबल टू जीएसटी। स्टूडेंट बोलता है सर क्रिस्टल और क्लियर हो गई बात। चलो सर आगे आ जाओ भैया आगे। अब आता है मेरे दोस्तों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बोलता है मोहनदास इंटरनेशनल एंटर्ड इनटू अ ट्रांजैक्शन। सेम टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों, सेम टाइप का क्वेश्चन है। मोहनदास इंटरनेशनल एंटर हुआ एक ट्रांजैक्शन में फॉर इंपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम अ वेंडर लोकेटेड इन इटली। मतलब बेसिकली कहने की बात यह है कि मोहनदास नाम का व्यक्ति रहता है इंडिया में। उसने इटली के किसी बंदे से बोला कि भैया मेरे को गुड्स इंडिया में इंपोर्ट करवाने हैं। ठीक है जी। इटली वाले ने वो गुड्स यहां से डिस्पैच कर दिए, वेसल के अंदर डिस्पैच कर दिए। लेकिन वो वेसल जो है वो अभी हाई सीज में है। हाई सीज का मतलब है कि अभी उसने इंडिया की टेरिटरी में एंटर नहीं हुआ। वो जो पानी का जहाज है वो इंडिया की टेरिटरी में एंटर नहीं हुआ। उससे पहले ही इस मोहनदास ने क्या किया, उन गुड्स का जो टाइटल है, जो मालिकाना हक है, ओनरशिप है, वो राधा कृष्ण को बेच दी। किसको बेच दी? उसने बोला राधा कृष्ण को मैं बेच रहा हूं। राधा कृष्ण इंडिया में ही रहता है। तो सबसे पहली बात तो ये बताओ, ये जो ट्रांजैक्शन हुआ है मोहनदास का, क्या इसे सप्लाई माना जाएगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि गुड्स अभी तक इंडिया में एंटर हुए ही नहीं। मोहनदास को कोई, मोहनदास के ऊपर आईजीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा कि गुड्स इंपोर्ट हो रहे हैं। मोहनदास के ऊपर आईजीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि उसने इंडिया में एंटर होने से पहले ही गुड्स की जो ओनरशिप टाइटल है वो हाई सीज, चाहे हाई सीज में करे। देखो, चाहे से गुड्स इटली से डिस्पैच नहीं हुए, चाहे से हो गए लेकिन इंडिया में एंटर नहीं हुए, उससे पहले ही अगर गुड्स बेच दिए या उनका ओनरशिप टाइटल बेच दिया तो मोहनदास के ऊपर आईजीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। किस पर होगा बाबूजी? तो ये होगा राधा कृष्ण के ऊपर एप्लीकेबल होगा। तो आईजीएसटी किसको पे करना पड़ेगा? राधा कृष्ण को पे करना पड़ेगा। सर कल को अगर राधा कृष्ण वापस बेच देता है मोहनदास को, तो राधा कृष्ण भी इंडिया का है, मोहनदास भी इंडिया का है, फिर तो ये इंडिया के अंदर ही ट्रांजैक्शन हो रहा है ना। नॉर्मल जीएसटी इसके ऊपर सीजीएसटी एसजीएसटी एप्लीकेबल हो ही जाएगा। सेम बात ये क्वेश्चन आपके ऊपर बोलता है। लास्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, रिलेटेड पर्सन से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये बोल रहा है मिस्टर जॉम्बी एक सप्लायर है जो हैदराबाद के अंदर रहता है। उसने कुछ गुड्स चाइना से प्रोक्योर किए और डायरेक्टली सप्लाई कर दिए यूएस के कस्टमर को। तो
बड़ी सिंपल सी बात है, एक मिस्टर जॉम्बी नाम का आदमी है, उसने चाइना से गुड्स परचेज किए और बोले सीधे चाइना से यूएस में भेज देना, इंडिया में एंटर ही नहीं हुए। तो जब इंडिया में एंटर ही नहीं हुए, तो फिर टैक्सेबल टेरिटरी आई ही नहीं, तो जीएसटी एप्लीकेबल ही नहीं होता, नॉट लेविएबल टू जीएसटी। आ गई मेरी बात यहां तक समझ में? मेरे हिसाब से दोस्तों यहां तक आपको ये क्रिस्टल क्लियर होता है। और यहां पर दोस्तों हम लोगों ने सप्लाई अंडर जीएसटी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है वो कर लिए, चैप्टर पूरा पढ़ ही लिया है, सर्कुलर्स 1 से लेकर जेड कर चुके हैं। ये आपका चैप्टर यहां पर 500% तरीके से कंप्लीट होता है। मिलते हैं दोस्तों हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। टिल देन थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, बी हैप्पी, खुश रहो, मुस्कुराते रहो, हंसते रहो दोस्तों।